इस बार ना बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया है, इतना ज़्यादा आया है। ये जो बिजली का बिल इतना लंबा चौड़ा सा दिख रहा है ना, इसका कारण है 2026 की ये जानलेवा गर्मी। 1 से 4 अनअकैडमी प्लस पे क्लास लेती हूँ। दोपहर में उस समय इतनी गर्मी होती है कि अगर मैं इस एसी को 17 डिग्री पर भी चलाती हूँ ना पूरे टाइम, तो भी पसीने से पानी पानी हो रही होती हूँ। और मान लो कि किसी दिन लाइट चली गई, उस दिन तो भाई फिर 3 घंटे की क्लास में ना उबला हुआ अंडा बन जाती हूँ मैं। खैर, ये सारी बातें मजाक वाली नहीं है। 2026 की ये जो गर्मी है, जो अभी अपनी चरम सीमा पर पहुंची भी नहीं है, उसमें ये हाल है कि दुनिया के जो सबसे गर्म 20 शहर हैं ना, उनमें से टॉप 19 हमारे। दुनिया के सबसे गर्म 20 शहरों में से 19 शहर भारत के हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर 13वें नंबर पे हमको नेपाल का दिख रहा है। और फिर आप 14 से 20 तक देख सकते हो, टॉप 20 में केवल एक नेपाल का है, बाकी 19 के 19 भारत के हैं। हमारा भारत ना वास्तव में आज आग का गोला बन गया है। अब ये सोचो कि मुझे जब इतनी गर्मी लग रही है एसी चलाकर, आप में से कई लोग कूलर चलाकर बैठे हैं, कई पंखा चलाकर बैठे हैं। राम जी की दया से हमारे सर पर ये छत तो है, लेकिन भारत में उन लोगों का क्या जो सूरज की रोशनी में, इस तपती धूप में आज भी मजदूरी कर रहे हैं? उन लोगों का क्या जिनके पास ऐसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है? खैर, आज मैं आप लोगों को हमारे देश की उस असल स्थिति से वाकिफ कराने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि एक ज्योग्राफी एजुकेटर होने के नाते मेरा यानी कि अपूर्वा राजपूत का ये कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं कि 2026 की ये जो गर्मी है, ये इस तरीके से त्राहिमाम क्यों मचा रही है। हम जानते हैं कि इस गर्मी के पीछे हम मनुष्यों का पूरा योगदान है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। लेकिन आप जानते हैं, मनुष्य के किए गए कृत्य 1% योगदान देते हैं, बाकी 99% तो ये प्रकृति है। प्रकृति की एक आंधी मनुष्य का करोड़ों सालों का नहीं, करोड़ों साल तो इंसान जीता भी नहीं है, मनुष्य का कई सालों का जो विकास है उसे तहस नहस कर देती है। ऐसा ही एक प्राकृतिक फिनोमेना, एक प्राकृतिक परिघटना होती है जिसको बोलते हैं एल नीनो। एनसो का ही एक चरण होता है एल नीनो। हम 9वीं क्लास के एनसीईआरटी, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में ये बात पढ़ते हैं। और उसी एल नीनो की वजह से 2026-27 जो है, ये गर्मी से झुलसने वाले साल होने वाले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुपर एल नीनो वाली जो स्थिति है वह इसी साल बन गई है। अब ये जो एल नीनो है, ये क्या होता है, सुपर एल नीनो क्या होता है, इसे संक्षिप्त में समझाना अब मेरी जिम्मेदारी है। आप सभी को मैं फिलहाल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो। कल ऑफर भी खत्म हो रहा है, डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23 है। इसके अलावा मैंने इसी चैनल पर पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक अटैच करवा दूंगी जिसमें मैंने एल नीनो लानीना पूरे 1.5 घंटे में समझाया है। फिलहाल बहुत ही आसान भाषा में एक आम व्यक्ति के नजरिए से समझो। आप जानते हो कि जब भी हवा गर्म होती है ना, तो वो ऊपर उठती है। क्यों ऊपर उठती है? क्योंकि जब कोई चीज गर्म होती है तो उसके अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अभी हवा के सारे अणु एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, अब अणु दूर दूर हो गए, तो एक एक अणु स्वतंत्र होता है, तो हल्का होता है और हवा ऊपर उठती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो अपने साथ जलवाष्प लेकर के जाती है और ऊपर बादल बनाती है। फिर इन बादलों से बारिश होती है। इतना तो हमको पता है कि गर्म हवा इस तरीके से ऊपर उठी, ऊपर इसने बादल बनाया। तो बादल किससे बना? बादल बना जलवाष्प से। लेकिन जो हवा है, उसमें जो गैस है, उन हवा का क्या हुआ? वो हवा जो गर्म हुई थी उसने ऊपर बादल बनाया, लेकिन अब जब ये हवा ठंडी हो जाती है ना, तो हवा नीचे आना चाहती है, पर वो यहीं के यहीं नीचे नहीं आ पाती। जैसे अपन हाईवे पे चलते हैं तो जहां से गए वहीं से नहीं मुड़ पाते, यू टर्न लेना पड़ता है। ऐसे ही हवा भी वो जगह ढूंढती है जहां से ये नीचे आ सके। तो ये दोनों तरफ वो रास्ता ढूंढती है जहां से ये नीचे आए, और जहां इसको वो रास्ता मिल जाता है वहां पर ये नीचे आ जाती है। अब जहां से हवा जाती है, हवा के अणु बच ही नहीं रहे, वहां पे होता है निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, और जहां ठंडी हवा गिरती है वहां होता है हाई प्रेशर। और हवा की तो प्रकृति है, हवा की तो नियति है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। मतलब हवा के अणु जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हवा चलती है और इस तरीके से बन जाता है एक सेल।
ज्योग्राफी की भाषा में हम इसको सेल बोलने लगते हैं, कोस्ट बोलने लगते हैं। कभी भी हवा ऐसे ऊपर उठती है ना तो दो तरफ ऐसे जाती है और गिरती है। इसी तरीके से हमारी प्रकृति का पूरा सिस्टम चल रहा है। अब हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल तो हमारे अलग सेल हैं। ये कुछ सेल होते हैं जो कभी कभी जन्म ले लेते हैं, जैसे वॉकर सेल। वॉकर सेल ना एल नीनो ला नीना वाली कहानी में बनता है। होता क्या है, ये जो आपको दुनिया का नक्शा दिख रहा है, इसमें आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कहाँ है जी? वो तो इधर है, प्रशांत। अब इस दुनिया के नक्शे में आपको ये दिख रहा है हमारा भारत, ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ आपको यहाँ दिख रहा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में ये देश है पेरू। जब आप किसी भी देश में उसके दो तटों को देखते हो या फिर किसी भी महासागर के दो तटों को देखते हो, तो आप उन तटों में तापमान का जो भिन्नता है उसे महसूस कर सकते हो। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आपने बचपन से इस नक्शे को जैसे देखा है, उसको थोड़ा सा घुमा करके पैसिफिक ओशन के नजरिए से देखो। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब है। हमारी पृथ्वी भूआव आकृति की है, लगभग गोलाकार। तो जैसे ये अपन को भारत दिखता है, फिर अपन ये भारत के और पूर्व में जाएं, पूर्व में जाएं, पूर्व में जाएं, तो ये होता है प्रशांत महासागर। या आप पूरी तरीके से इसको ऐसे घुमाओगे तो ये नीला 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 पूरा प्रशांत महासागर है, और दूसरी तरफ निकल आता है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इसका मतलब ये है कि तुम ये नंबर 1 जो लिखा है, यहाँ से एक नाव में ऐसे बैठोगे तो सीधे सीधे इस साइड निकल आने वाले हो, इधर निकल आओगे नंबर 2 पे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ये करते हैं कि यहाँ पर, वही मेरी तो पोल खुल गई, ये बिजली का बिल नहीं, ये तो नक्शा था। फिर क्या बताऊं, मेरा ना बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता। पता क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं बिजली बचाती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग करने का शौक ना है मुझे। इधर देखो, फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग कैसे, अरे बिजली कोयले से बनती है ना हमारे यहाँ। तो अभी यहाँ देखो कि ये जो दुनिया का नक्शा है, इसमें बात कुछ ऐसी है कि इधर भी हम लोग प्रशांत महासागर लिख रहे हैं, इधर भी, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, ऐसी। तो ये पूरा प्रशांत महासागर इधर पे ऐसे जुड़ा हुआ है। जब ये 2 हिस्सों में बटा तो ऐसे करके अलग अलग हो गया। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको यहाँ पे ये जो महासागर दिखा रही हूँ, उनमें आपको पता है कि यहाँ आर्कटिक है, यहाँ सदर्न ओशन है जिसको हम अंटार्कटिक भी कहते हैं, ये अटलांटिक है, ये है हिंद महासागर, और ये है प्रशांत महासागर। अब आपको मालूम है कि पैसिफिक ओशन इस दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है ना जी? पैसिफिक ओशन इस दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। तो अब ये पैसिफिक ओशन है, तो ये इंडियन ओशन है। अब इसमें ना क्या होगा, अगर मैं कढ़ाई में गरम गरम पापड़ तलती हूँ और इस ट्रे में निकालती हूँ इधर से, तो ये वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा और दूसरी साइड वाला हिस्सा उतना गर्म नहीं है, तो मैं यहाँ से पकड़ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ टेम्परेचर उतनी जल्दी नहीं फैल रहा है। लेकिन ये छोटी सी प्लेट में क्या हो रहा है, ये छोटी सी प्लेट में अगर मैंने यहाँ भी पापड़ निकाला ना, तो ये पूरी की पूरी बहुत जल्दी तप रही है। इसमें ऐसा तभी होगा कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्म और यहाँ थोड़ा सा बहुत कम गर्म, जब यहाँ पे बहुत देर तक तपता रहेगा। तो इसीलिए इंडियन ओशन में आता है इंडियन ओशन डाइपोल, जो 15 से 20 साल में रिपीट होता है, जबकि प्रशांत महासागर में एल नीनो ला नीना वाली घटना होती है हर 4 से 6 साल में, क्योंकि प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि उसमें एक साइड गर्म और एक साइड ठंडा पानी इस तरीके से हो जाता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले इस सिचुएशन को समझिए। ये जो आपको दिख रहा है दुनिया का नक्शा, इसको मैं प्रशांत महासागर के तरीके से आपको दिखा रही हूँ। मतलब एक साइड ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साइड हमारा दक्षिण अमेरिका। अगर इस साइड से आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका को, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही नक्शा है, बस मैंने घुमा दिया ग्लोब को। ये है दक्षिण अमेरिका। अब क्या होता है ना, हम 3 प्रकार की पवनें पढ़ते हैं, पूर्वी पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, मतलब कि ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और पोलार विंड्स। तो हमारी जो ईस्टर्ली होती है ना, वो ऐसे चल रही होती है। इन ईस्टर्ली की वजह से क्या होता है ना, प्रशांत महासागर में जो ऊपर ऊपर का गर्म पानी रहता है, हमारा जो प्रशांत महासागर है और कोई सा भी महासागर हो, उसमें ऊपर ऊपर का पानी गर्म हो जाता है सूर्य की रोशनी से। ये पूरा का पूरा जो गर्म पानी है, ये दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाता है। कैसे आ जाता है, यहाँ पे पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रशांत महासागर के सतही गर्म जल को दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास से ऑस्ट्रेलिया के तट पर ले आती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो गर्म पानी है ना, इस गर्म पानी की वजह से यहाँ पर गर्म हवा ऊपर उठती है, अपने साथ जलवाष्प लेकर आसमान की तरफ उठती है,
और फिर यहाँ पे बादल बनाती है और ऑस्ट्रेलिया में बारिश करती है। ठीक है, हम क्या करें, होता यह है कि यहाँ पे जलवाष्प से तो बादल बन गए, पर ये हवा ठंडी होकर के फिर दोनों साइड गिरती है। यहाँ गिरती है पेरू के पास और दूसरी साइड गिरती है ये इधर लगभग मेडागास्कर के पास, यहाँ पे मस्क्रीन नाम के आइलैंड है वहां पर। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे बन गया है एक हाई प्रेशर और दूसरी साइड यहाँ पर बन गया है हाई प्रेशर। पेरू में हाई प्रेशर बनना नॉर्मल बात है, वहां अटाकामा डेजर्ट है, उनकी आदत है ये। और इसी के साथ पेरू में एक और चीज होती है, क्योंकि यहाँ से गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता है। जब ऊपर का गर्म पानी चला जाता है ना, तो रेत तो है नहीं कि ऐसे गड्ढा हो जाएगा, यहाँ से गर्म पानी ऐसे जाता है तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपवेलिंग, उद्वेलन। अपवेलिंग में जब नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है तो उसके साथ प्लैंकटन भी ऊपर आते हैं और उनको खाने के लिए मछलियां भी ऊपर आती हैं। तो इसीलिए पेरू का जो तट है वो बहुत अच्छा मत्स्य क्षेत्र होता है। इससे हमारा क्या फायदा हुआ, मैंने आपको मानसून में समझाया है कि भारत में मानसूनी पवनें तब प्रवेश करती हैं जब भारत में होता है लो प्रेशर। अब भारत में इस समय लो प्रेशर है, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही होती हैं। तो जब ये प्रक्रिया चल रही है और यहाँ हाई प्रेशर और भारत में लो प्रेशर होता है, तो यहाँ का हाई प्रेशर भारत के लो प्रेशर द्वारा खींच लिया जाता है और भारत में साउथ वेस्ट मानसून के रूप में यह प्रवेश कर लेता है। तो ये सामान्य कंडीशन होती है जिससे ऑस्ट्रेलिया में बारिश आती है, पेरू में सामान्य सूखा होता है और भारत को मानसून में मदद मिलती है। लेकिन एल नीनो क्या होता है? एल नीनो उस स्थिति को कहते हैं जब पूर्वी व्यापारिक पवनें धीमी पड़ जाती हैं, जब पूर्वी व्यापारिक पवनों की स्पीड इतनी कम हो जाती है कि जो गर्म पानी पेरू के पास से ऑस्ट्रेलिया के पास तक जाता था वो नहीं जा पाता। पूर्वी व्यापारिक पवनों की जो स्पीड है ये काफी धीमी पड़ जाती है, तो जो गर्म पानी है वो दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं जाता, वो गर्म पानी दक्षिण अमेरिका में पेरू के पास ही रह जाता है। उद्वेलन नहीं होता, अपवेलिंग नहीं होती, मछली व्यापार ठप। दूसरी बात, यहीं पे गर्म पानी है तो यहीं से इस तरीके से हवा ऊपर उठती है गर्म वाली, इस तरीके से गिरती है यहाँ और यहाँ गिरती है अटलांटिक ओशन में। यहाँ हाई प्रेशर हो गया, ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हुई। यहाँ लो प्रेशर है, पेरू में बारिश हो जाती है। यहाँ हाई प्रेशर है। अब पिछली बार ये जो नॉर्मल कंडीशन में सेल बना था इसे कहते हैं वॉकर सेल। अब एलनीनो की कंडीशन में पूर्वी व्यापारिक पवन की स्पीड धीमी हो जाती है, इसीलिए वो गर्म पानी हमेशा जो ऑस्ट्रेलिया के पास आता है वो नहीं आता, वॉकर सेल एब्सेंट है। तो यहां पर आप देख, कहां एब्सेंट है? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि यहां गर्म पानी है ही नहीं, तो हवा ऊपर उठी नहीं, तो मेडागास्कर के पास गिरी नहीं। तो हर साल हम लोगों को भूख लगती थी तो यहाँ नॉर्मल कंडीशन में हमको हाई प्रेशर का लड्डू मिल जाता था। इस साल हमको भूख लगी तो पूरी सब्जी तो मिल गई लेकिन लड्डू मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्कर सेल एब्सेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी है ही नहीं तो गर्म हवा उठी नहीं। इसको बोलते हैं एल नीनो। सामान्य कंडीशन में यहाँ हाई प्रेशर रहता है, भारत के लो प्रेशर को यहाँ से हवा मिल जाती है और मानसून अच्छा आता है, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं हो पाता। तो बात ऐसी है कि इस साल का मानसून होने वाला है जी कमजोर और गर्मी पड़ने वाली है ज्यादा, वो तो खैर पड़ ही रही है। तो इसका कारण है एल नीनो। इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम देखते हैं ये सेल बन रहे होते हैं। एल नीनो में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो ऐसे ऊपर ऊपर का मतलब ये नहीं होता कि रशिया की तरफ उठ रहे हैं। मैं तो बार बार बोलती हूँ ना, हवा ऊपर उठती है। ऊपर उठना मतलब ऐसे आसमान में ऊपर उठना, ऐसे ऊपर उठ के ऐसे गिरना, ऐसे उठ के ऐसे गिरना, और फिर यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया तो यहाँ से भारत की तरफ जाना। तो अब ये जो एल नीनो है ये सुपर एल नीनो तब कहलाता है जब पूर्वी व्यापारिक पवनों की स्पीड इतनी धीमी है कि बिल्कुल भी गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं पहुंच रहा। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के पास बिल्कुल ठंडा पानी है और जर्रा सा भी हमको हाई प्रेशर जो है वो मिल नहीं रहा है, भारत का मानसून कमजोर हो रहा है। ये होता है एल नीनो। और ये जो एल नीनो है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे भारत में गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बारिश को कम कर देगा। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि हम समझें कि प्रकृति की इस परिघटना का सामना हमें कैसे करना है। देखो, प्रकृति आग लगाती है, हम उसमें घी डालते हैं। प्रकृति ने एक ऐसी स्थिति बनाई जिससे गर्मी ज़्यादा होगी और हमने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई जिससे उस गर्मी को हम अंतरिक्ष में जाने भी नहीं देंगे। पार्थिव विकिरण के माध्यम से जो दीर्घ तरंग लहरें निकलेगी उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेगी और ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अभी बारिश कम हो रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, फिर चक्रवात भी आ जाएंगे और बाढ़ भी आ जाएगी।
तो प्रकृति ने जो आग लगाई है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे इतना बुझा सकें कि कम से कम जी सके, उसमें घी डालने का काम नहीं करना है। तो क्योंकि 2026 जो है ये सुपर एल नीनो वाला साल होने वाला है, इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, जिन लोगों की मदद कर सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं वो पिलाएं। और मेरी तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मूक जानवर है ना, गाय हैं, कुत्ते हैं आपके घर के आसपास, उनके लिए ना अपने घर के बाहर कोई बड़ा सा ऐसे पात्र हो तो उसमें पानी रख दिया करो, कम से कम वो प्यास से ना मरे। आप भी पानी पीते रहिए, दूसरों को भी पानी पिलाइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसे कुछ कार्य करे, हमारे देश में भी ऐसी कुछ चीज़ें हों जिससे कि हम ये जो जोग्राफिकल फिनोमिना है जिन्हें आप समझते हैं, इनको अवॉइड नहीं कर सकते हम, लेकिन इस आपदा का प्रबंधन तो कर सकें, इसके लिए आपको सरकार का हिस्सा बनना होगा। घर पे बैठ करके सरकार को गाली देने से कुछ नहीं होता, वहाँ घुस करके उस सिस्टम की सफाई करनी पड़ती है। तो उस सिस्टम में आप घुस सकते हैं IAS IPS बन के, और इसके लिए आपको UPSC सिविल सर्विसेज देनी है, जिसके लिए आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है। और यहाँ पर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। मैं ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए हूँ, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हूँ, और ये बाकी सारे टीचर्स हैं। आप जानते हैं कि इस समय आपको 17,000 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कल रात 12 बजे तक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन महंगा होने वाला है। अगर आप इस प्राइस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जिस डिस्काउंट कोड का उपयोग करना है आपको, वो है अपूर्वा23। 1 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उस 1 मई वाले बैच में मैं 1 मई को ओरिएंटेशन लूंगी और 5 मई को 1 बजे से फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगी। सो याद रखिए, डिस्काउंट कोड है अपूर्वा23। और इस गर्मी में आप दूसरों की मदद कैसे कर रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अपूर्वा23 डिस्काउंट कोड याद रख के कमेंट जरूर कीजिए।